नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भारती मालपाणी, उच्च माध्यमिक शिक्षक पंडित लज्जा शंकर झा, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत की पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। अब इस परिभाषा में आपने देखा कि 2 चीजें आ रही हैं, वंशागति और विविधता। तो हम इसे एक बार और देख लेते हैं कि वंशागति और विविधता क्या है। आप पूर्व में तो इसका अध्ययन कर ही चुके हैं। तो वंशागति क्या है? वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। और विविधता क्या है? विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। आप सभी देखते ही हैं कि जो संतति होती है वो पूरी की पूरी माता पिता की तरह दिखाई नहीं देती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस समय क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जो संतति होती है वह अपने माता पिता से भिन्न हो जाती है। इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे पंजाब की शाहीवाल गाय। ये पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और फिर उनको पालतू बनाकर उच्च भारतीय किस्में प्राप्त की गईं, जो कि इसी का परिणाम है। छात्रों, चूंकि आनुवंशिकता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ शब्दावली जैसे कि जीन क्या है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है और इनसे अपने प्रश्न भी तैयार होते हैं, 1-1 नंबर के भी प्रश्न तैयार हो जाते हैं और कभी कभी इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, तो वो भी 4 नंबर या 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि जीन क्या है ना? तो जीन एक आनुवंशिकी पदार्थ है, या हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकी पदार्थ की कार्यात्मक इकाई है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एक ही गुण के 2 विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। अब युग्म विकल्पी हम समझेंगे कैसे? बहुत जटिल हो जाता है कि इसको हम समझें कैसे, है? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ही गुण जो होता है वह 2 रूपों में पाया जाता है। कैसे? जैसे हम लंबाई को ले लें तो लंबा भी हो सकता है और लंबा होने के साथ साथ क्या हो सकता है? बौना भी हो सकता है। तो हमारा एक गुण क्या हुआ? लंबाई का हुआ, लेकिन उसके 2 विभिन्न पर्यायी रूप क्या हो गए? लंबापन और बौनापन। तो इस तरह से इसे हम मतलब लंबापन और जो बौनापन है उसे हम एक साथ युग्म विकल्पी कहते हैं। अब अगला आता है हमारा समयुग्मजी। यदि जीन की दोनों प्रतियां एक समान होती हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। समयुग्मजी मतलब जो जीन है
जीन जो होंगे वो दो रूपों में है, जैसा अपन ने ऊपर ही पढ़ा है कि जीन में दो रूप होंगे, तो या तो लंबापन होगा या बौनापन होगा। उदाहरण के लिए, तो यदि दोनों ही जो प्रतियां होंगी अगर एक समान होंगी तो उन्हें हम सगयुग्मजी कहेंगे, और यदि दोनों अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो उन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कुछ संकेत होने चाहिए, तो उन संकेतों में हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए टी लिया है, टी फॉर टॉल हो जाता है ना, लंबा हो जाता है, और दूसरा जो स्मॉल टी लिया है वो हमारा बौनेपन को प्रदर्शित करता है। अब बात ये भी आती है कि हमने एक ही तरह के अक्षरों को क्यों चुना है, तो इसलिए चुना है कि एक तरह के हम अगर अक्षरों को चुनेंगे, शब्दों को लेंगे, लेटर्स को लेंगे, तो हमें जो भी गणना करनी होगी, हमें जो समझना होगा, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हम समयुग्मजी और विषम युग्मजी इन्हें प्रदर्शित करने के लिए, लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम लोग ले लेते हैं और उनका इसके लिए प्रयोग करते हैं। अब आता है जीनोटाइप क्या होता है। तो जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु वह जीन में उपस्थित होता है, जिससे वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जो हमें बाह्य रूप से लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। शब्दावली के बाद छात्रों मेंडल के वंशागति के नियम को हम देखते हैं कि मेंडल के वंशागति के नियम क्या हैं। तो आप जैसा सभी लोग जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि हमारे आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, तो उन्होंने आनुवांशिकता के नियम को समझाने के लिए मटर के पौधों का चयन किया था, मटर के पौधों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अपने लक्षण, अपने जो सांख्यिकी की गणना थी उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रस्तावित किए जिन्हें हम वंशागति के नियम कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया, ये प्रश्न आता है परीक्षा में, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारा 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, और एक एक नंबर के प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया कि इसमें उन्हें जो लक्षण थे वो विपरीतार्थ रूप में मिल रहे थे, मतलब एलिल्स के रूप में मिल रहे थे। जैसा अभी अपन ने ऊपर पुनरावृत्ति की है कि जो लक्षण होते हैं जो विपरीतार्थ होते हैं या एलिल्स के रूप में रहते हैं, तो उनका अध्ययन करना बहुत आसान होता है। तो जब मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया तो उसमें लंबे और बौने पौधे भी मिल रहे थे, एक ही लक्षण दो रूप में मिल रहा था। इसी तरह बीज भी जो थे वो उन्हें दो रूप में मिल रहे थे, पीले भी मिल रहे थे, हरे भी मिल रहे थे। तो इसलिए मेंडल ने कुल 14 जोड़ों का अध्ययन किया, जिसमें से उन्होंने अपने अध्ययन के लिए मटर के 7 जोड़े जो विपरीत लक्षणों वाले थे, जो एलिल्स के फॉर्म में थे, उनको सेलेक्ट कर लिया था, चयनित कर लिया था। छात्रों, अब ये जो 7 लक्षण मेंडल ने सेलेक्ट किए थे वो कौन कौन से हैं, तो उसमें अपन लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, तने की ऊंचाई, जिसमें 2 उसके विपर्यास लक्षण देखने को मिल रहे थे, वो लंबा भी था और बौना भी था। फिर दूसरा देखा उन्होंने फूलों का रंग, तो फूलों के रंग कौन से थे, बैगनी और सफेद। तीसरा उन्होंने लिया फूल की स्थिति, अक्षीय और अंतस्थ। फिर फली का आकार लिया जो फूला हुआ था और सिकुड़ा हुआ था। फिर फली का रंग जिसमें हरा और पीला था। बीज का आकार लिया जो कि गोल और झुर्रीदार था,
और सातवां जो लक्षण लिया बीजों का रंग, जो कि पीले और हरे रंग में मिल रहा था। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें भी ये लिखा हुआ है और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको डायग्राम फॉर्म में भी दर्शाया गया है। 5.2 एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण कराया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 कहा गया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बौना नहीं था। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षण ही प्रकट होते हैं, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वपरागित कराया तो पाया कि F2 पीढ़ी में कुछ बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। मेंडल ने यह भी पाया कि F1 पीढ़ी में केवल एक जनक के लक्षण प्राप्त होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात 3:1 होता है। एकल संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, केवल हमने एक लक्षण लिया और एक लक्षण में लंबाई का लक्षण लिया है ना, और इसमें एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराते हैं, कृत्रिम परागण कैसे कराते हैं, पर परागण कैसे कराते हैं, आप सबको मालूम है। कैसे कराते हैं, इसमें विपुंसन की क्रिया कराते हैं। एक पौधे के परागकण लेते हैं और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम कृत्रिम परागण या पर परागण कराते हैं और पर परागण या कृत्रिम परागण कराने के पश्चात F1 पीढ़ी में हमें सारे के सारे लंबे पौधे मिलते हैं। अब जो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, उनके बीच में स्वपरागण करा दिया गया। स्वपरागण कराने के पश्चात F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में जो पौधे मिल रहे हैं वो कैसे हैं, उसमें 3 लंबे हैं और एक बौना पौधा प्राप्त हो रहा है, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो डायग्रामेटिक यहाँ पर बताई गई हैं, उसी को पुन्नेट ने चेकर बोर्ड के द्वारा भी बताया है, जो कि हम आगे इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, मेंडल ने 2 नियम दिए, जिसमें है प्रभाविता का नियम और एक है विसंयोजन का नियम। ये दोनों नियम किससे संबंधित हैं? ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस, जिसको अपन कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे संबंधित है ना। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम यह कहता है कि लक्षणों का निर्धारण कारक इकाइयों द्वारा होता है। कारक जोड़ों में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के दोनों सदस्य असमान हों, तो उनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है और F1 में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। छात्रों, मेंडल ने जिस समय ये नियम दिया, उस समय जीन शब्द की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए मेंडल को यह तो पता चल गया था कि कोई ना कोई कारक है जो कि आनुवंशिकता को नियंत्रित कर रहा है। तो कालांतर में यही जो कारक है, यह कारक जीन में परिवर्तित हो गया, जिसका नाम जॉनसन ने 1900 में दिया था। अब जो प्रभाविता का नियम दिया गया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। तो जब उन्होंने उनके बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर F1 में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इससे यह पता चलता है कि लंबा पौधा जो है वो बौना जो पौधा है उसके गुणों को दबा देता है और स्वयं अपने लक्षणों को दिखाता है। इसलिए जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है उसे
प्रभावी माना गया और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा था F1 पीढ़ी में उसे अप्रभावी कहा गया। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम, है ना। जैसा अभी अपन लोगों ने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो लक्षणों का क्रॉस कराया, मतलब लंबापन भी लिया और बौनापन भी लिया। तो F1 पीढ़ी में हमें केवल लंबे पौधे मिल रहे थे, बौने पौधे नहीं मिल रहे थे। तो मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उनका फिर से क्रॉस कराया। तो जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में जो बौनापन वाला पौधा था वो पुनः उन्हें दिखाई देता है। अर्थात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो अप्रभावी होता है उसका लक्षण खत्म नहीं होता है, जब भी उसे मौका मिलता है वह अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, लक्षण अलग हो जाता है। तो उन्होंने ये जो नियम दिया तो इसके अनुसार उन्होंने बताया कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते वे लक्षण F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। अर्थात लक्षण जनकों में विद्यमान रहते हैं और जब युग्मक बनने का समय आता है तो वे लक्षण अलग हो जाते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए F1 पीढ़ी में जो बौनेपन का गुण दब गया था वो F2 पीढ़ी में पुनः दिखाई देता है। और यही कारण है कि F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप होता है वह हमें 1:2:1 का 1:2:1 का मिलता है, जबकि फिनोटाइप 3:1 का मिलता है। अर्थात देखने में तो 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके जीन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पौधा शुद्ध लंबा होता है, एक पौधा शुद्ध बौना होता है, जबकि दो पौधे जो होते हैं वो संकर होते हैं। उनसे फिर से अगर क्रॉस कराया जाएगा तो लंबे और बौने पौधे पुनः प्राप्त हो जाते हैं। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जिसे हम कहते हैं परीक्षार्थ संकरण और प्रतीप संकरण जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? परीक्षार्थ संकरण ऐसा संकरण होता है जिसमें F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति होती है उसका क्रॉस हम पूर्व अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं। तो इस प्रकार के संकरण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह देखा जाए कि अप्रभावी गुण खत्म तो नहीं हुआ है, समाप्त तो नहीं हुआ है। इस तरह का जब हम संकरण कराते हैं तो हम पाते हैं कि जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है वह 1:1 का प्राप्त होता है, जो यह सिद्ध करता है कि जो अप्रभावी लक्षण है वह उपस्थित है, वो समाप्त नहीं हुआ है। जबकि बैक क्रॉस जो होता है उसमें F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हमारी संतति होती है उसकी किसी भी पूर्व जनकों के साथ क्रॉस कराया जाता है। उसमें हम प्रभावी भी ले सकते हैं और अप्रभावी भी। चूंकि हम अप्रभावी का प्रयोग हम टेस्ट क्रॉस में करते हैं इसलिए जनरली बैक क्रॉस में हम जो प्रभावी लक्षण है उनका क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने पर हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिनोटिपिक रेशियो में सभी के सभी हमको प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम जीनोटिपिक की बात करते हैं तो जीनोटिपिक में यहाँ पर हमें 1:1 का रेशियो मिलता है। अर्थात जो 50% होते हैं वो शुद्ध लक्षण वाले होते हैं, जबकि 50% जो होते हैं वो हमें संकर रूप में प्राप्त होते हैं। 5.2.2.1 अपूर्ण प्रभाविता। छात्रों, मेंडल ने जैसा बताया कि जो लक्षण प्रभावी होगा
वह F1 पीढ़ी में दिखाई देगा और जो लक्षण अप्रभावी होगा वह F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा। परंतु यह देखा गया कि स्नैपड्रैगन में या मिराबिलिस जलापा में F1 पीढ़ी में जब लाल और सफेद पुष्पों वाली प्रजातियों के बीच में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्पों वाली प्रजाति प्राप्त होती है और F1 संतति को फिर से स्वपरागित किया गया तो उसमें लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्पों वाली प्रजाति प्राप्त होती है जिनका की जीनोटाइप 1:2:1 होता है। यह पूर्ण रूप से मेंडल के नियम से विचलित हो गया था। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण जब जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि जो लक्षण होते हैं वो जीन में निहित होते हैं और द्विगुणित में, जैसा कि मेंडल ने बताया था कि वो जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन जब विचलित हो गया मेंडल का नियम तो पता चला कि ये जो जोड़े होते हैं वो हमेशा एक जैसे हों यह आवश्यक नहीं है। उनमें पाई जाने वाली जो सूचनाएं होती हैं कभी कभी परिवर्तित हो जाती हैं और जब वो परिवर्तित हो जाती हैं तो वह मेंडल के नियम से विचलित हो जाती हैं। और यही कारण है कि जब स्नैपड्रैगन में क्रॉस कराया गया, उसके सफेद और लाल पुष्पों की प्रजाति के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्पों वाली प्रजाति प्राप्त हुई और जब इनका क्रॉस कराया गया, स्वपरागण कराया गया तो जीनोटाइप भी 1:2:1 का मिला और फिनोटाइप भी 1:2:1 का प्राप्त हुआ। सहप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसे हम मानव में पाए जाने वाले रुधिर वर्ग A, B, O से समझ सकते हैं। मानव में रुधिर वर्गों का निर्धारण एक जीन I के द्वारा होता है। यह जो I होता है यह लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में बाहर से निकलते हुए शर्करा बहुलक जो होती है उसको नियंत्रित करती है। इस जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB और एक स्मॉल i। जो कैपिटल IA, IB होते हैं वो स्मॉल i के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। चूंकि मानव द्विगुणित होता है इस कारण मानव में रक्त समूह का निर्धारण केवल 2 एलील से ही होता है। ठीक है, तो IA जब स्मॉल i के साथ आता है तो ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप IA और स्मॉल i होता है और संतति का रक्त समूह A होता है। इसी तरह से यदि एलील IA, IB होते हैं तो ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप IA और IB होता है और ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होता है वह AB होता है। इसी तरह से अगर IA के साथ स्मॉल i आता है तो जो संतति होती है उसका जीनोटाइप IA और स्मॉल i होता है, जबकि ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो A आता है। इसी तरह से अगर कैपिटल IB के साथ स्मॉल i आता है तो जो संतति होती है उसका ब्लड ग्रुप B होता है। जबकि हम देखें कि अगर जो जो जनक होते हैं उनका अगर एलील स्मॉल i होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल i होता है और संतति का जो रक्त समूह होता है वह O हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संतति के जो लक्षण होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो समान रूप से संतति में स्थानांतरित होते हैं और अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। छात्रों, इस प्रकार आज हम लोगों ने
भाग 1 की पुनरावृत्ति की है। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न देख लें जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें तो इसमें मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति दी हुई है, जिसमें पहला है मेंडल ने पादप संकरण खाली स्थान पौधे पर कार्य किए। तो किस पर किया? इसका उत्तर आएगा मटर के पौधे पर कार्य किया। फिर दूसरा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में खाली स्थान जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। कितने जोड़ी का अध्ययन किया? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। तीसरा है रक्त समूह का निर्धारण वंशागति के खाली स्थान नियम के तहत होता है। तो अभी जैसा अपन ने पढ़ा, कौन सा है नियम? सह प्रभाविता का नियम। चौथा है F1 पीढ़ी का उनके जनक से संकरण क्या कहलाता है? हमने बताया था आपको कि F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हो रही है, अगर किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। फिर पांचवा है F1 पीढ़ी का उनके अप्रभावित जनक से संकरण खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके पास वो है सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है इसमें सत्य और असत्य का वह है नंबर 1, मिराबिलिस जलापा अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। आपको बताना है सही है कि गलत है। तो क्या है यह? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कौन बताता है? मिराबिलिस जलापा, अतः यह सत्य हुआ। एक संकर, दूसरा प्रश्न आपका, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात 1:1 होता है। ऐसा है क्या? नहीं है, है ना? तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अब तीसरा प्रश्न है जीन शब्द मेंडल ने दिया था क्या? मेंडल ने क्या बताया था जीन शब्द के लिए? जीन शब्द को उन्होंने कारक कहा था, अतः यह प्रश्न भी हमारा असत्य है। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जॉनसन जो है 1900 में उन्होंने दिया था। चौथा प्रश्न है आनुवांशिक का जनक मेंडल है। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल है, तो ये सत्य हो गया। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा समयुग्मजी टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है क्या? ऐसा नहीं है, है ना? तो ये असत्य है, क्योंकि समयुग्मजी में दोनों हम या तो कैपिटल सेम लेटर्स लेते हैं, या अपन ये कहें कि रेसेसिव भी ले सकते हैं और डोमिनेंट भी ले सकते हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ये किसका सिंबल है? यह विषम युग्मजी का सिंबल है। अतः पांचवा नंबर का जो प्रश्न है वो भी हमारा असत्य है। 4 एवं 5 अंक के प्रश्न अब आप लोग देख सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें है एक संकर क्रॉस को चेकर बोर्ड के द्वारा लिखिए। दूसरा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। तीसरा है समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। चौथा है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखिए। फिर है परीक्षार्थी संकरण की परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए। तथा अंतिम प्रश्न है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित लिखिए। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।